इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 9 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, विश्व एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है जहां भारत पवेलियन को शीर्ष 5 में स्थान दिया गया। यहाँ शीर्ष 5 में स्थान दिया है किसको? भारत पवेलियन को। ए ओसाका में, बी टोक्यो में, सी क्योटो में या डी हिरोशिमा में। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है ओसाका में, ऑप्शन ए। इसका आयोजन कहाँ है? ओसाका में। विश्व एक्सपो 2025 जापान के ओसाका में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? ओसाका में आयोजित किया जा रहा है, जहां भारत के मंडप ने शीर्ष 5 मंडपों में स्थान पाकर महत्वपूर्ण पहचान हासिल किया। क्या? भारत के मंडप ने शीर्ष 5 मंडपों में स्थान पाकर क्या किया? महत्वपूर्ण पहचान हासिल की। यह मंडप भारत की सांस्कृतिक विरासत, आयुर्वेद में प्रगति, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो और क्या है सतत विकास पहलों पर क्या है प्रकाश डालता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर और नवाचार को क्या दर्शाती है। यह एक्सपो देशों को अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और भारत की सशक्त उपस्थिति की विश्व मंच पर परंपरा, विज्ञान और स्थिरता के क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, भारतीय उर्वरक संघ यानी कि FAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उर्वरक संघ यानी कि FAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए एन सुरेश कृष्णन को, बी राजेश चतुर्वेदी को, सी संजीव कंवर को या डी शैलेश सी मेहता को। किसको नियुक्त किया गया है? इसका भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है कौन? ये है शैलेश सी मेहता। कौन है? शैलेश सी मेहता, ऑप्शन डी। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, ये किसके प्रबंध निदेशक हैं अभी फिलहाल? दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ यानी FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उर्वरक क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मेहता पारादीप फास्फेट लिमिटेड के MD और CEO एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी का पार्ट है। टिकाऊ कृषि और कुशल उर्वरक प्रथाओं में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले मेहता का लक्ष्य उद्योग सरकार सहयोग को मजबूत करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उनका नेतृत्व ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब भारत खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल उर्वरक समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु ने 2025 में धनुषकोडी को अभयारण्य घोषित किया। अभयारण्य घोषित किया है, अभयारण्य, ठीक है, जिस घोषित करके किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को क्या गया विशेष रूप से संरक्षित किया है? ये धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी की जगह है तमिलनाडु में, उसको अभयारण्य घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। किसके संरक्षण के लिए? इस प्रवासी पक्षी प्रजाति को घोषित करने के लिए। ये क्या है? पेलिकन को, बी फ्लेमिंगो को, सी स्पूनबिल को या डी स्टार्क को। इसको संरक्षित करने के लिए घोषित किया गया ये फ्लेमिंगो को। तमिलनाडु ने नवघोषित धनुषकोडी अभयारण्य 524.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो संरक्षण का केंद्र बिंदु है। कहाँ पे? ग्रेटर फ्लेमिंगो।
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर घोषित यह अभ्यारण्य मन्नार की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर इन प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवासों की सुरक्षा करता है। यह क्षेत्र मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ 10,700 से अधिक आर्द्रभूमि पक्षियों का घर है, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम का उद्देश्य है इको टूरिज्म और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन बनाना, साथ ही फ्लेमिंगो आबादी को सहारा देने वाले मैंग्रोव, मड फ्लैट्स और रेत के टीलों का संरक्षण करना है। किसके लिए? जो ये फ्लेमिंगो आबादी को जो सहारा देते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, जो 2002 में सेरेना विलियम्स के बाद सबसे कम उम्र की अमेरिकी चैंपियन बन गई हैं? ए इगा स्वियाटेक, बी नाओमी ओसाका, सी कोको गॉफ या डी एलेना रैबाकिना? कौन है ये जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 में महिला का एकल खिताब जीता है? तो इनका नाम है ये कोको गॉफ। कौन है? कोको गॉफ। कोको गॉफ है। कोको गॉफ ने फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरियाना सबालेंका, ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, अरियाना सबालेंका को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब हासिल किया। सिर्फ 21 साल की उम्र में वह 2002 में सेरेना विलियम्स के बाद रोलैंड गैरोस जीतने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी महिला और 2015 में विलियम्स के बाद पहली अमेरिकी महिला बन गई थी। इस जीत ने गॉफ का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जिसने उन्हें महिला टेनिस में एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित किया। उनकी इस जीत ने क्ले कोर्ट पर उनके विकास को उजागर किया और खेल के सबसे प्रभावशाली युवा सितारों में से एक के रूप में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया? कौन सा राज्य? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी गुजरात? कौन सा? ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया। मेकांग गंगा सहयोग MGC ढांचे के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से बोधि यात्रा का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर उजागर करना था, जिसमें 5 आसियान देशों के 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पहल बौद्ध धर्म में अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के राज्य के प्रयासों को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश सारनाथ और कुशीनगर जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों का घर है, जो इसे इस तरह के विरासत प्रचार का केंद्र बिंदु बनाता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऐतिहासिक फाइनल में, ऐतिहासिक फाइनल, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक फाइनल है, ऐतिहासिक हुआ, ये कट गया इसमें से। ऐतिहासिक फाइनल में हिस्टोरिकल फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविक ने, बी कार्लोस अल्कराज ने, सी राफेल नाडाल ने या डी डेनियल मेदवेदेव? यह किसने जीता? तो इसको जीता है ये कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है। यहाँ जो कौन सा फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है।
कट गया, ये कार्लोस है, कार्लोस 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 अल्कराज ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को 5 घंटे 29 मिनट तक चले एक रोमांचक फाइनल में हराकर अपने फ्रेंच ओपन खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया, जो रोलैंड गैरोस के इतिहास का सबसे लंबा पुरुष फाइनल एकल फाइनल था। इस जीत ने अल्कराज का लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता। इस जीत ने अल्कराज का दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता और सिनर को ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इस मैच को सार्वकालिक क्लासिक माना गया जिसमें अल्कराज के लचीलेपन और क्ले कोर्ट पर उनके कौशल का प्रदर्शन हुआ। इस जीत ने टेनिस के सबसे प्रतिभाशाली युवा सितारों में से एक के रूप में अल्कराज की स्थिति को और मजबूत किया और इस खेल में उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को और मजबूत किया। अगला प्रश्न है, किस देश ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में 12 स्वर्ण पदक जीतकर और पदक तालिका में किस देश ने ताइवान एथलेटिक्स 2024 में 12 स्वर्ण पदक जीतकर और पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करके अपना दबदबा बनाया? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी भारत? तो ये कौन सा है देश है जो अपना दबदबा बनाया है? तो ये है इंडिया। कौन सा कितने स्वर्ण पदक जीते? 12। ये है इंडिया, ऑप्शन डी है इंडिया यानी भारत। भारत ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्पर्धा, कौन सा कॉन्टिनेंटल कांस्य स्पर्धा ताइवान एथलेटिक्स ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते, 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक है। टीम ने पहले दिन सभी 6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार शुरुआत की और अंतिम 10 और पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने ट्रैक और फील्ड में भारत की बढ़ती ताकत को उजागर किया और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उसके सबसे सफल अभियानों में से एक साबित हुआ। इस जीत ने वैश्विक एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में देश की उभरती प्रतिभा को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत की वर्तमान अत्यधिक गरीबी दर क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अनुसार कौन जारी की है? विश्व बैंक ने। ए 4.7%, बी 5.3%, सी 6.1% या डी 7.2%। कितना गरीबी दर है? अत्यधिक गरीबी दर है भारत किसके अनुसार? 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा जारी किया था? विश्व बैंक ने। तो ये दर है ये दर है कितना? 5.3%। ऑप्शन बी है 5.3%। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व बैंक की न्यूनतम रिपोर्ट $3 प्रतिदिन की उद्यतन यानी मुद्रास्फीति और क्रय शक्ति क्षमता के लिए समायोजित की अद्यतन गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए 2011-12 में 27.1% की अत्यधिक गरीबी को 2022-23 में केवल 5.3% तक कम करने में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि को उजागर करती है। यह गिरावट आर्थिक विकास
कल्याणकारी योजनाओं जैसे खाद्य सब्सिडी और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस अवधि में 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से के बाहर निकले और ग्रामीण शहरी अंतर में उल्लेखनीय कमी आई। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए एक मानक स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एड डी कैप यानी कि एडीसी बनकर किसने इतिहास रच दिया? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की पहली एड डी कैप बनकर किसने इतिहास रचा? ए मनीषा पाधी, बी अवनी चतुर्वेदी, सी मोहना सिंह या डी भावना कंठ। कौन है ये? तो इनका नाम है, तो ये है ए, ऑप्शन ए है मनीषा पाधी। कौन है? मनीषा पाधी। ऑप्शन ए है मनीषा पाधी। भारतीय वायुसेना 2015 बैच की स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी ने किसी राज्य के राज्यपाल की भारत की पहली महिला एडडी कैप यानी एडीसी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें नवंबर 2024 में मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति की सहायता के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो औपचारिक सैन्य भूमिकाओं में पारंपरिक बाधाओं को तोड़ती है। इससे पहले बीदर, पुणे और भटिंडा स्थित वायु सेना स्टेशनों पर तैनात रही मनीषा पाधी की नियुक्ति उच्च स्तरीय रक्षा और प्रशासनिक पदों पर महिला अधिकारियों की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने किस भारतीय राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईबैक्स तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किया? ठीक है, 88.4 एफएम का उद्घाटन किया। ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में या डी सिक्किम में? तो ये कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया? ए उत्तराखंड में। कौन सा? आईबैक्स तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। किसके द्वारा? सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गढ़वाल क्षेत्र में सैन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईबैक्स तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किया। यह पहल किसी सीमावर्ती सेना द्वारा समर्थित पहला सामुदायिक रेडियो है, जिसका उद्देश्य नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और शैक्षिक, रोजगार और आपदा तैयारी कार्यक्रम प्रदान करना है। यह शुभारंभ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सामुदायिक सशक्तिकरण में भारतीय सेना की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे रणनीतिक सीमांत क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, अजय नारायण झा। कौन है ये? अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया? अजय नारायण झा ने इस्तीफा दे दिया, जो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य थे। उनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? ए अरविंद पनगरिया को, बी उर्जित पटेल को, सी टी रविशंकर को या डी रघुराम राजन को? किसको नियुक्त किया गया है? ये है टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। किसके जगह पे? अजय नारायण झा के जगह पे 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर है किसके? आरबीआई के टी रविशंकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16वें वित्त आयोग
16वें वित्त आयोग का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। वे अजय नारायण झा के इस्तीफे से उत्पन्न रिक्ति को भरेंगे और आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक 31 अक्टूबर 2025 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में शंका की विशेषज्ञताओं से 2026 से 31 के लिए केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों पर आयोग की सिफारिशों को क्या मजबूती मिलने की उम्मीद है। मई 2024 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति आर्थिक नीति निर्माण में उनकी प्रभावशाली भूमिका को रेखांकित करती है। थैंक यू जी, धन्यवाद।